Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine and again we are here with a new topic on a new webinar. हमारा आज का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू रिसर्च अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स। तो आज का वेबिनार इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने करियर का स्टार्ट लेना चाह रहे हैं एज अ रिसर्चर, या जो सीखना चाह रहे हैं कि रिसर्च उनके करियर को किस तरह से हेल्प कर सकती है, और अगर उनको रिसर्च को सीखना है तो उन्हें किस तरह से उसको स्टार्ट लेना चाहिए। एंड उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि एक रिसर्चर के लिए उसकी लाइक रिसर्च ओरिएंटेड टेक्निक्स जो हैं, या एक एज अ रिसर्चर थिंकिंग जो है वो इसको इम्प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। So it's a bit about my introduction. Muhammad Ahsanul Haq here, PhD scholar in biochemistry, CEO and founder of PSA Pakistan, international research user and trainer, researcher at Pakistan Council of Scientific and Industrial Research, and also serving as proud leader at Pakistan Science. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज रिसर्च। सबसे पहले हम रिसर्च को डिफाइन करेंगे। तो उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिसर्च इज बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है किसी फैक्ट को या कोई न्यू कंक्लूजन को रीच करने के लिए। या हम रिसर्च को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए या किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए जो हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, या जो हम एक प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को हम रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च का अगर हम पर्पस की बात करें कि रिसर्च करने का पर्पस क्या है, तो किसी भी टॉपिक पे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज को एक्सपेंड करना है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है, या कुछ न्यू थ्योरीज को डेवलप करना है। लाइक कोई भी एक ऐसी चीज है जो कि हिडन है, उसको रिवील करने के लिए आप जो भी एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू उस पर वर्किंग करेंगे, वो आपकी रिसर्च होगी। तो रिसर्च एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो रिसर्च एप्लीकेशन जो है एप्लीकेबल कहाँ पे होती है? आपकी एकेडमिक्स के अंदर, जहाँ पे आप रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं या अपनी डिग्री को आप अर्न करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो इस चीज़ में रिसर्च आपको हेल्प करती है। आपकी जो भी इंडस्ट्रियल जो आपकी लाइन होती है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, उसके अंदर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इंपॉर्टेंट है आगे चल के हम इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करेंगे। या डिफरेंट सोशल इम्पैक्ट के अंदर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक पॉलिसी मेकिंग के अंदर या इस तरह की चीज़ों के लिए। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, कोई भी एक रिसर्च है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसको अगर हम देखें तो रिसर्च हमेशा सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल होती है। लाइक रिसर्च करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। रिसर्च को जब आप करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल फ्लो चार्ट को आप फॉलो करते हैं। किस तरह से करते हैं आगे चल के हम उसको भी डिस्कस करेंगे। रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए। लाइक ये हमारे पास एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है। रिसर्च ये कहती है कि जो भी फैक्चुअल डाटा है आप उस पर रिलाई करें, ना कि आप इस पे कोई किसी भी किस्म का बायस डिसीजन लें। लाइक मुझे, मैं अगर किसी एक चीज को लाइक करता हूँ या डिसलाइक करता हूँ तो वो एक मेरा एक बायस डिसीजन है। लेकिन रिसर्च के जब हम कोई भी थ्योरी को डेवलप करते हैं या किसी भी एक चीज को आंसर करने की हम ट्राई करते हैं, तो रिसर्च के अंदर ये चीज जरूरी है कि हमारा वो जो डिसीजन है या हमारी रिसर्च है वो बायस नहीं होने चाहिए, वो फैक्चुअल जो रीजंस हैं उसके ऊपर रिलाई करने चाहिए। लाइक जो भी एक हकीकत के अंदर आपके पास डाटा आ रहा है उस चीज के ऊपर वो रिलाई करेंगे। उसके बाद आपकी जो रिसर्च है वो रिप्रोड्यूसेबल एंड वेरीफाइबल होनी चाहिए। लाइक कोई भी अदर पर्सन उसको वेरीफाई कर सके या उसको रिप्रोड्यूस कर सके। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज आपने की है, कोई भी एक काम किया है, तो कोई भी पर्सन उसको अगेन कर सके और उसके पास सेम रिजल्ट आ सके, तो उससे मिलते जुलते रिजल्ट आ सके। उसके बाद आ जाता है कि आपकी जो रिसर्च है वो इनोवेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी होनी चाहिए। लाइक न्यू इंसाइट की तरफ वो लीड कर रही हो। न्यू इंसाइट का मतलब है कि न्यू क्वेश्चंस को वो जनरेट करे, या फ्यूचर के अंदर कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की तरफ लेके जाए। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के जो कि आपको फॉलो करने हैं। आफ्टर दैट हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की अगर बात करते हैं तो ये डिफरेंट वेबिनार के अंदर इस चीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगेन एक बार देख लेते हैं कि रिसर्च में हमारे पास सबसे पहले आती है बेसिक रिसर्च।
बेसिक रिसर्च बेसिकली थ्योरेटिकल फाउंडेशंस के ऊपर रिलाई कर रही होती है। थ्योरेटिकल फाउंडेशंस फॉर नॉलेज, लाइक बेसिक रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसकी कोई इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होती आपकी सोसाइटी के अंदर। ये सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी। लाइक अगर हम बात करें कि डीएनए के अंदर ये 4 बेसिस हैं, या डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्टैंडर्ड है, या हम एक नॉलेज की बात कर लेते हैं कि कोई भी एक इंजाइम हम डिस्कवर करते हैं, कोई भी एक ये इंजाइम है और ये पॉसिबल है कि दुनिया में पाया जाता हो, या ये वाला जो एक स्पेसिफिक वायरस है ये फ्यूचर के अंदर ये वाली म्यूटेशंस ला सकता है। तो ये एक बेसिकली हमारे पास थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर नॉलेज होती है। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए। कोई भी एक रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रहा है और आप उसका सोल्यूशन देते हैं, और उस सोल्यूशन का एक इमीडिएट इम्पैक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर। इमीडिएट एप्लीकेशन मौजूद है उसकी। सपोज दैट आप कोई रिसर्च करके कोई कार बनाते हैं, अब उस कार को आप सोसाइटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इमीडिएट एप्लीकेशन है कि वो कार आपकी सोसाइटी के अंदर यूज हो सकती है। या आप कहते हैं कोई एक स्पेसिफिक टेक्निक बनाते हैं जिसके थ्रू आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रोसेस कर सकें, तो ये एक अप्लाइड रिसर्च है। ताकि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट है आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं और वो आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा रहा है। तो ऐसी रिसर्च जो कि कोई एक मेथडोलॉजी प्रोड्यूस कर रही है, कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, या कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रही है जिसकी सोसाइटी के अंदर इमीडिएट एप्लीकेशन है, तो इस चीज को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये एक ऐसी रिसर्च है जो कि स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल डाटा प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो न्यूमेरिकल के अंदर आते हैं, 1 2 3 4 इस तरह डिजिट्स के अंदर आपके पास नंबर्स आते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर जो आपके पास डाटा जनरेट होता है वो क्वांटिटेटिव नहीं होता, वो न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता। वो कोई साउंड हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई आपके पास नेम्स हो सकते हैं, इस तरह का। और ये रिसर्च बेसिकली ऑब्जर्वेशनल एंड थीमेटिक एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करती है। इन दोनों की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि किसी एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट मौजूद हैं, तो आप स्टूडेंट का जो नंबर बताएंगे, स्टूडेंट का नंबर न्यूमेरिकल डाटा होगा, सो इट विल बी अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। अगर मैं ये बोलूं कि इस वक्त क्लास के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट बैठे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट बैठे का मतलब है कि क्लास के अंदर कौन से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके नेम्स। तो वो जो नेम्स हैं वो कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, न्यूमेरिक्स नहीं है वो सिर्फ एक नेम्स हैं, वर्ड्स हैं। तो ये जो अप्रोच होगी इट वुड बी अ क्वालिटेटिव अप्रोच। सो ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच जो है मोस्टली सोशल साइंसेज की रिसर्च के अंदर यूज होती हैं, और सोशल साइंस की रिसर्च जो है वो मोस्टली इनके ऊपर रिलाई कर रही होती है। आफ्टर डैट हमारे पास आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आप कोई भी एक टेस्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको आप कंट्रोल्ड कंडीशंस में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंडर जो है वो आप उसको टेस्ट करते हैं। मोस्टली लाइफ साइंसेज के अंदर या अप्लाइड साइंसेज की जो रिसर्च होती है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। मोस्टली आप देखते हो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो उस तरह की जो रिसर्च होगी वो आपकी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस। अगर आप कोई भी एक रिसर्च स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आपको किसी चीज़ पर रिसर्च करनी है, तो आपको किस तरह से जो है वो उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। या हमने स्टार्ट में एक बात की थी, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक वे या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था या उसके अंदर जो स्टेप्स थे, वो स्टेप्स कौन से थे, उन स्टेप्स को अब हम डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को हम रिसर्च प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें बेसिकली 8 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और क्वेश्चन। हम उस प्रॉब्लम या क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे जिस पे हमें काम करना है। रिसर्च बेसिकली किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने का एक तरीकेकार है जो कि इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को आंसर करेगा। सबसे पहले तो आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए या क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आप सोल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसको आप आंसर करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू को कंडक्ट करना है। लिटरेचर रिव्यू क्या है, जो कि ऑलरेडी आपके पास इंटरनेट पे डिफरेंट बुक्स के अंदर डाटा मौजूद है उस टॉपिक या उस प्रॉब्लम या उस क्वेश्चन से रिलेटेड। प्रीवियसली कंडक्टेड रिसर्च जो है वो आपका लिटरेचर रिव्यू होता है। आपको लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट क्यों करना है, आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं बता भी देता हूँ। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू के से गो थ्रू होने का पर्पस होता है कि आप अपने क्वेश्चन या अपने प्रॉब्लम के बारे में
अच्छे तरीके से वाकिफ हो जाएं, आप उसके बारे में डिफरेंट फैक्ट्स को इन डेप्थ जो है वो रिकॉग्नाइज करें और उसके अकॉर्डिंग आप आगे मूव कर सकें। उसके बाद आता है कि आप कोई भी एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक आपके पास इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है आपके प्रॉब्लम का, या वो चीज़ है जो आपको लग रही है कि ये मेरे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकते हैं। तो उस चीज वो आपका हाइपोथेसिस होता है जिसको आप आगे जाके डिफरेंट चीज़ों में टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप मेथडोलॉजी को डिज़ाइन करोगे। मेथडोलॉजी से क्या मुराद है कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी रिसर्च कौन सी है। आप बेसिक रिसर्च पे हो, अप्लाइड रिसर्च पे हो, या आप क्वालिटेटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हो, या क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हो, या आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिसर्च मैथडोलॉजी को डिजाइन करना है। लाइक कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, आपको डाटा कलेक्शन किस तरह से करनी है, आपको उस पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स लगाएंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज यूज करेंगे, कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे उसके ऊपर। ये सारी की सारी चीजें आपकी मैथडोलॉजी डिजाइन में आएगी। आफ्टर डैट आप डाटा कलेक्शन करते हैं। जो भी आपको डाटा अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, आप उस डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा को एनालाइज करके वहां से रिजल्ट जनरेट करेंगे। जो भी उन रिजल्ट्स की फाइंडिंग्स है आप उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि जो भी आपके रिजल्ट्स है उसका मतलब क्या है। आफ्टर दैट जो लास्ट स्टेप है रिसर्च के अंदर, वो उसको पब्लिश करना है और उस नॉलेज को शेयर करना है। रिसर्च का बेसिकली, अब अगर हम रिसर्च को डिफाइन करें तो किसी भी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक प्रोसेस में से गुजरने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और उस सॉल्यूशन को हमें लोगों के साथ शेयर भी करना है। लाइक जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उसको आप पब्लिश करेंगे। अब वो पब्लिकेशन के डिफरेंट तरीके का आ रहा है। वो कोई एक रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, वो कोई एक रिव्यू आर्टिकल हो सकता है, वो आपका थीसिस हो सकता है, वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट हो सकती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें आप अपने डाटा को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उसको किसी कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी पोस्टर कंपटीशन के अंदर भी आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सोर्स होना चाहिए। हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो हम अपनी किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिसर्च गैप से फाइंड कर सकती हैं, इंडस्ट्री नीड या कोई सोशल नीड भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है। किस तरह से? लाइक हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इम्पैक्ट है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर के अंदर क्या रोल हो सकता है, या इंडस्ट्रियल नीड है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी कोई लोकल प्रोडक्शन नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो हम उसको उस पर रिसर्च करके उसकी लोकल प्रोडक्शन करें। या कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसका आंसर अभी तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया, तो हमारे ये रिसर्च प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसका सोर्स जो है वो हमारी कोई ऑब्जर्वेशन है, हम एग्जिस्टिंग रिसर्च को रीड करते हुए भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हम रियल टाइम के अंदर इंडस्ट्री या अपनी सोसाइटी की नीड की बेस पे भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारा जो भी एक रिसर्च प्रॉब्लम हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और रिसर्चेबल होना चाहिए। लाइक जो भी आप रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हो उसका उसकी फिजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आप उसको कंडक्ट कर सको, उसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। पीछे थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस भी किया कि लिटरेचर रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इन डिटेल हम थोड़ा देखते हैं। बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ऑलरेडी लोगों ने किसी भी आपके जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट किया या आपका रिसर्च क्वेश्चन था उसको आपने सेलेक्ट किया, तो उसके बारे में लोगों ने डिफरेंट लोगों ने जो रिसर्च की थी उस रिसर्च को अंडरस्टैंड करने के लिए और उस रिसर्च के अंदर गैप्स को फाइंड करने के लिए। अब रिसर्च गैप से क्या मुराद है? रिसर्च गैप से मुराद एक ऐसी चीज या कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में फैक्ट्स को अभी प्रॉपरली रिवील नहीं किया गया, अनकवर नहीं किया गया। कोई एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आंसर नहीं किया जा सका अभी तक, या उसका आंसर बहुत क्लियर नहीं था, या कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसका सलूशन अभी तक साइंटिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सके, या उसका सलूशन मौजूद है बट बहुत क्लियर नहीं है। उसके बाद
सेकंड पर्पस होता है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कि जो भी काम आप कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी और ने तो नहीं किया। अगर ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने कोई एक वर्क किया है और आप भी वही काम जो है वो रिपीट कर देते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है अनटिल अनलेस आप किसी प्रीवियस रिसर्च को टेस्ट करने की नीयत से कंडक्ट करते हैं, तो दैट्स एन अदर थिंग। बट अगर आप एज इट इज किसी भी काम को रिपीट कर देते हैं, तो वो रिसर्च के अंदर जो है वो एथिकली एक अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद डिफरेंट मेथडोलॉजीज या डिफरेंट ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए आप लिटरेचर रिव्यू की हेल्प ले सकते हैं। अब डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। लाइक गूगल स्कॉलर से आपको प्रीवियस रिसर्च मिल जाएगी, पबमेड से रिसर्च प्रीवियस रिसर्चेज मिल जाएंगी, या रिसर्च गेट से आपको प्रीवियस रिसर्चेज मिल जाएंगी। या कुछ वो सर्च इंजन्स हैं जहाँ पे आपको आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा मिल सकता है, आप कोई बुक्स भी आप उससे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी वेबसाइट्स या डाटा बेसिस हैं जहाँ से आप डाटा को ड्राइव कर सकते हो, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने ऐड की हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी से क्या मुराद है। आपकी जो पहले भी मैंने बताया कि जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी आप एक तरीकेकार को फॉलो करेंगे, वो बेसिकली आपका रिसर्च डिजाइन या मेथोडोलॉजी होगी। आपका रिसर्च डिजाइन या मेथोडोलॉजी एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल हो सकती है, वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैंने पीछे दी है। वो कोई एक केस स्टडी हो सकती है, कोई एक सर्वे हो सकता है, या कोई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और आपकी जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो भी वो रिजल्ट्स आते हैं आपके पास, वो रिलायबल एंड वैलिड होने चाहिए। उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डैट हमारे पास आ जाता है डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं। तो डाटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डाटा हमारे पास क्या है। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो कि हम खुद जनरेट कर रहे हैं। हम कोई भी एक रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक सर्वे कर रहे हैं, कोई इंटरव्यूज कर रहे हैं, या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो हमारे हाथ से खुद डाटा आ रहा है, जो हम खुद जनरेट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर आप लिटरेचर रिव्यू से कोई डाटा ले रहे हैं, किसी बुक से, किसी जर्नल से, किसी रिपोर्ट से, या कोई भी ऑनलाइन डाटाबेस से, तो ये डाटा आपके पास क्या होगा, बेसिकली इट वुड बी सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एथिकल कंसिडरेशंस को हमें फॉलो करना होता है इन डाटा कलेक्शन। लाइक उसमें डाटा को कलेक्ट करते हुए एथिकल कंसिडरेशन में ये है कि आप रिसर्च कहती है कि रिसर्च एथिक्स के अंदर कोई भी आप डाटा अगर कहीं से भी पिक कर रहे हो, आपको उसको प्रॉपरली साइट करना होता है और आपको उसका प्रॉपरली रेफरेंस प्रोवाइड करना होता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका डाटा प्लेजराइज हो जाता है और ये अनएथिकल है। उसके बाद डाटा एनालिसिस टेक्निक्स में हमारे पास कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें SPSS है, आर पैकेज है, या पाइथन है। आप इन लैंग्वेजेस को या इन सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं अगर आप रिसर्च डाटा एनालिसिस के मास्टर होना चाहते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमारे पास थीमेटिक एनालिसिस है और कंटेंट एनालिसिस है। इसके लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते इन डिटेल, बिकॉज वो एक अलग से एक चैप्टर है और उसके ऊपर पूरा एक वर्कशॉप या कोर्स समझे है वो उस पर कंडक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो भी आपके पास डाटा आ रहा है उसके ऊपर आपने एनालिसिस अप्लाई किया, वो क्वालिटेटिव था या क्वांटिटेटिव था, उसका मीनिंग क्या है। जो भी आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या साउंड कर रहे हैं, उनका मतलब क्या है। और उसके बाद उस डाटा को विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने से मुराद है कि आप उसको ग्राफ की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, किस तरह से आप उसको विजुलाइज करते हैं, तो उसकी विजुलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। डाटा को एनालाइज आप कर रहे हो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से, लेकिन डाटा की इंटरप्रिटेशन एंड विजुलाइजेशन इतनी सिंपल होनी चाहिए कि कोई भी एक पर्सन अगर उसको स्टडी करता है, रीड करता है, तो वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को, अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट एंड विजुलाइज करते हो।
और जब भी आप रिसर्च पब्लिकेशन की तरफ जाते हो, आपके डाटा की इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन, डाटा की प्रेजेंटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपके पेपर के पब्लिश होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। जर्नल्स जो सबसे ज्यादा पेपर्स को रिजेक्ट करते हैं वो आपके पेपर्स की फॉर्मेटिंग होती है। पेपर्स की फॉर्मेटिंग के अंदर आपके इंटरप्रिटेशंस, आपके डाटा को जो है वो प्रेजेंट करने का तरीकाकार और ये सारी की सारी चीजें जो है वो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, बहुत ज्यादा उसको कंसीडर भी नहीं करते, और यही वो पॉइंट्स है जहाँ पे हमारे पेपर्स जर्नल से रिजेक्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद रिसर्च एथिक्स एंड इंटेग्रिटी की बात करें तो इसमें प्रॉपरली हमें प्लेजरिज्म एंड साइटेशन रूल्स को फॉलो करना होता है। रिसर्च कहते हैं कि आप किसी भी पर्सन के वर्ड्स, किसी भी पर्सन के आइडियाज को, किसी भी पर्सन के किसी भी डाटा को अगर यूज करते हैं तो आप उसको एक्नॉलेज करें, आप उसको साइट करें। आपको साइटेशन देनी है, साइटेशन एंड रेफरेंस देने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या हमारे डिफरेंट वेबिनार के अंदर उसको डिस्कस भी किया जाता है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। तो आपको उसको प्रॉपरली साइट करना होता है, और साइटेशन के डिफरेंट रूल्स हैं, आपको उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद कोई भी आप ह्यूमन या एनिमल रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कुछ एथिकल कंसिडरेशन है, कुछ एथिकल रिसर्च एथिक्स कमिटीज होती हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटीज में भी हो सकती हैं या आपके कंट्री के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे डिफरेंट कमेटीज हो सकती हैं। तो आप कोई भी एक ह्यूमन या कोई भी एनिमल ट्रायल की रिसर्च करते हो अगर, तो आपको उनको ये चीज़ बतानी है कि हम इस पे ये वर्किंग कर रहे हैं और हम ये एनिमल ट्रायल के अंदर इन चीज़ों को जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो उसमें बायो सेफ्टी एंड बायो एथिक्स का जो है वो आप ख्याल रखते हो। उसके बाद आपकी जो भी फाइंडिंग्स हो वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। उसको आप फैब्रिकेट नहीं करोगे, रिजल्ट्स को अपने पास से जनरेट नहीं करोगे। और आपकी जो भी फाइंडिंग्स है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर रिसर्च फाइंडिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस। उसके बाद अगर आप कोई भी एक रिसर्च आर्टिकल को लिखते हो, तो रिसर्च आर्टिकल को लिखने के अंदर आपके डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उनको हमें किस तरह से लिखना चाहिए, या किस तरह से हमें उसको फॉलो करना चाहिए, तो हम वो भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उसके पार्ट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आता है किसी भी आर्टिकल का। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समरी ऑफ द रिसर्च। अब्स्ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मेथोडोलॉजी है, फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन है। सो कोई भी आप आर्टिकल पकड़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड एंड उस रिसर्च प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया होता है। उसके बाद मेथोडोलॉजी, मटेरियल्स एंड मेथड्स का चैप्टर आपको मिलता है, जिसमें रिसर्च अप्रोच या स्टडी डिज़ाइन को डिस्कस किया होता है। उसके बाद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का पोर्शन होता है, जिसमें फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस को डिस्कस किया जाता है। और आफ्टर दैट हमारे पास कंक्लूजन्स का एक पैराग्राफ होता है, उसके बाद हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं। अब जब हम किसी भी आर्टिकल को लिखने जा रहे हैं तो लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। नंबर 2 पे हमें उसकी मेथोडोलॉजी को लिखना है। नंबर 3 पे हमें उसके रिजल्ट्स लिखने हैं, और रिजल्ट्स लिखने के साथ साथ हमें उसको डिस्कस करना है। नंबर 4 पे हम उसके कंक्लूजन्स लिखेंगे। अब ये जो रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस ऑल टाइम, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, आप मेथोडोलॉजी लिख रहे थे, आप रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिख रहे थे, रेफरेंसेस आप साथ साथ ऐड कर रहे थे। और एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल में आपको देखने को सबसे पहले मिलता है, लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो इसको सबसे एंड पे लिखते हैं। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपको अपने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, हर चीज की एक एक दो दो लाइंस को ऐड करना होता है। और एब्स्ट्रैक्ट आपके आर्टिकल की एक समरी होती है कि अगर कोई भी पर्सन आपके एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी करता है तो उसको आपकी बेसिक रिसर्च या आर्टिकल की जो है वो एक मर्तबा समझ आ जाए कि इसके अंदर किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। आफ्टर दैट बात आ जाती है कि आपका जो रिसर्च वर्क है उसको आपने पब्लिश कैसे करना है। रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट जर्नल या कॉन्फ्रेंस को सिलेक्ट करना है। आपका जो आर्टिकल है, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिकेशन आपकी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी होती है, डिफरेंट साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस को आप अटेंड करते हैं, तो आप उसमें अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करते हैं और अपने पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर एक एब्स्ट्रैक्ट बुक होती है, उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्फ्रेंस की एब्स्ट्रैक्ट बुक के अंदर जो है वो
आपके जो आर्टिकल का फैक्ट होता है वो पब्लिश होता है। अगर आपने कोई राइट जर्नल सेलेक्ट नहीं किया, राइट जर्नल से मुराद जिस फील्ड का आपका पेपर है जर्नल उसी फील्ड का हो। आपने देखना है कि जर्नल का स्कोप क्या है, लाइक जर्नल किस तरह के आर्टिकल को एक्सेप्ट करता है, लाइक वो लाइफ साइंसेज में करता है, वो बायोकेमिस्ट्री में करता है, वो बायोटेक्नोलॉजी में करता है। देन आप अपने आर्टिकल को देखेंगे मेरा आर्टिकल जो है वो किस स्कोप के अंदर आता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आप जर्नल सेलेक्ट करेंगे तो आपका जर्नल इजीली आपके पेपर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक पीयर रिव्यू प्रोसेस में से गुजरते हैं। पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है कि एक रियल टाइम रिव्यू प्रोसेस, जिसमें आप रियल टाइम में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जर्नल के ऑडिटर रिव्यूअर के साथ। लाइक आपका जो आर्टिकल है वो सबमिट होता है एडिटर के पास, एडिटर के बाद कॉपी एडिटर उसको चेक करता है, एडिटर उसको चेक करेगा, रिव्यूअर उस पर कमेंट्स देगा, आप उन कमेंट्स को रिमूव करोगे। तो आपकी रियल टाइम में जर्नल के साथ ही कम्युनिकेशन चल रही होती है। सो इस चीज़ को हम पीयर रिव्यू प्रोसेस कहते हैं, और आप इसमें से गुजरते हो। और उसके बाद आप जिस भी जर्नल के अंदर अपना आर्टिकल सबमिट करवा रहे हो आपको उसका इम्पैक्ट फैक्टर एंड क्रेडिबिलिटी को देखना है। इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली रेशो होती है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर किसी भी जर्नल ने कितनी पब्लिकेशंस की हैं और उसको कितनी साइटेशंस मिली हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइटेशंस इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड बाय दैट जर्नल इन प्रीवियस 2 ईयर्स। तो इस चीज को आप इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। तो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर जितना ज्यादा अच्छा होगा तो हम कहते हैं कि जर्नल उतना ज्यादा क्रेडिबल है या उतना ज्यादा अच्छा जर्नल है। आफ्टर दैट एकेडमिक्स के अंदर, एकेडमिया के अंदर रिसर्च आपको किस तरह से हेल्प करती है। रिसर्च बेसिकली आपके नॉलेज एंड इनोवेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती है। लाइक आपके डिफरेंट बेसिक रिसर्च की इनोवेशन जो है वो यहाँ पे आप उनको रिवील कर रहे हैं। आपके अंदर टीचिंग एंड लर्निंग एबिलिटीज जो है वो इनहेंस होती हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम अपने फाइनल ईयर में जाकर रिसर्च सीखेंगे तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे होते हैं। आप अगर ये वेबिनार सुन रहे हैं, मेरी ये कम्युनिकेशन आप सुन रहे हैं, और आप अ, अगर अपने डिग्री के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर है, फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर है, तो आज ही रिसर्च को सीखना शुरू कर दें, ताकि आप अपने डिग्री के एंड तक जब फाइनल प्रोजेक्ट तक पहुंचे तो आपके पास रिसर्च की एक प्रॉपर डिटेल हो और आप एक बहुत अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर लोग एमफिल पीएचडी तक कर जाते हैं लेकिन वो रिसर्च मेथड्स के साथ पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होते, बिकॉज उन्होंने अपने हाथ से काम नहीं किया होता। सो अगर आप एक रिसर्चर हैं, और रिसर्च बेसिकली मैं ये कहता हूँ हमेशा कि रिसर्च बेसिकली आपको एक एडिक्शन है। अगर आप एक रिसर्चर हैं, जब तक आप डेली एक नई इनोवेशन के बारे में स्टडी नहीं कर लेंगे आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आप रिसर्चर हैं और रिसर्च के साथ आप दिली तौर पे आप लगाव रखते हैं, तो आपके लैब के अंदर जो चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये चीज़ें आपसे बातें करती हैं। और ये रियलिटी है, ये आपको इस हद तक एडिक्शन में ले जाती है। आप नई इनोवेशंस के लिए जो है वो आपको क्रेविंग्स होती हैं कि दुनिया के अंदर नई इनोवेशंस क्या हैं, न्यू ट्रेंड्स क्या मौजूद हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज क्या हैं। तो इस तरह से आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। सो आप जिस भी स्टेज पे मौजूद हैं आप लाजमी तौर पे आज ही रिसर्च को सीखना स्टार्ट करें। उसके बाद रिसर्च आपको अपने करियर ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है। एक प्रीवियस वेबिनार भी हमने इस पे कंडक्ट किया है। लाइक आप जो भी रिसर्च करते हैं आप उसमें पब्लिकेशंस करते हैं और उन पब्लिकेशंस की मदद से आपकी सीवी स्ट्रांग होती है और आपको किसी भी जॉब इंटरव्यू के अंदर कंसीडर किया जाता है। इंडस्ट्रियल रिसर्च बेसिकली एकेडमिक रिसर्च से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। लाइक एकेडमिक रिसर्च जो है वो हम कर रहे होते हैं बेसिक रिसर्च, लेकिन इंडस्ट्रियल रिसर्च बेसिकली अप्लाइड रिसर्च होती है। इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो मेन फोकस होता है वो किसी इनोवेशन को ड्राइव करना और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, लाइक न्यू प्रोडक्ट्स। ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि रेवेन्यू जनरेट कर सके, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको आप कमर्शलाइज करके आप उनको मार्केट के अंदर सेल कर सकें। इंडस्ट्रियल रिसर्च आपको डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करती है। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ये है कि रियल टाइम के अंदर जो आपके पास फैक्ट्स मौजूद हैं आप उन फैक्ट्स को यूज करते हुए कोई भी एक डिसीजन ले सकें। लाइक आप किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर मैनेजर हैं या आप किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं और आप किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो और आपकी प्रोडक्शन चल रही है, लेकिन आपका जो
रियल टाइम डाटा कह रहा है कि आगे मार्केट के अंदर आपकी चीज की सेल इतनी नहीं है। आप दिन की 100 आइटम्स बना रहे हैं लेकिन मार्केट के अंदर आपकी 10 आइटम सेल हो रही हैं। तो इस तरह आपकी इंडस्ट्री को नुकसान होगा, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है और मार्केट डिमांड आपकी कम है। तो अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, या तो आपको अपनी प्रोडक्शन को कम करना है, या आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को इन्हेंस करना है, या आपको अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को इन्हेंस करना है, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है ये एक इक्वल लेवल पे आ सके। उसके बाद एकेडमिक रिसर्च के अंदर हमने देखा था कि हम डिफरेंट पब्लिकेशंस करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर पब्लिकेशन की इतनी वर्थ नहीं है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ की वर्थ है तो वो पेटेंट एंड कमर्शियलाइजेशन की है। पेटेंट एंड कमर्शियलाइजेशन से क्या मुराद है? पेटेंट का वर्ड आपने डिफरेंट मूवीज के अंदर या डिफरेंट जो है वो जर्नल्स के अंदर या डिफरेंट चीज़ों के अंदर आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। पेटेंट ये होता है बेसिकली कि आप कोई भी एक प्रोसेस डेवलप करते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो वो चीज़ आपके नेम के साथ पेटेंट हो जाती है। आपके नेम पे उस चीज के कॉपीराइट्स आ जाते हैं कि ये वो पर्सन है जिसने इसको डेवलप किया है। लाइक जैसे आप डिफरेंट चीजेस पढ़ते हैं, डीएनए मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक, ठीक है? तो इस तरह से आप किसी भी एक चीज को पेटेंट कर सकते हैं अपने नेम के ऊपर। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे कोई भी अदर पर्सन उस चीज के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकेगा। कोई भी अदर पर्सन जो है वो उस चीज के ऊपर किसी किस्म का वर्क कंडक्ट नहीं कर सकता, या उस प्रोडक्ट को वो डेवलप नहीं कर सकता, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन नहीं कर सकता। कमर्शियलाइजेशन से मुराद होता है कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हो और उसको इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर या मार्केट लेवल पे कमर्शियली आप उसको सेल करते हो और आप उससे रेवेन्यू जनरेट करते हो। एकेडमिक रिसर्च के अंदर ये ट्रेंड फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन जो इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसके अंदर इन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपको आपका करियर भी जो है वो इसमें आपको करियर ग्रोथ भी मिलती है, और आप इसमें एक बिजनेस ओरिएंटेशन में भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ रिसर्च टूल्स या टेक्नोलॉजीज को देखेंगे जो कि आपको सीखने हैं, जिन पे आपको वर्किंग करनी है, जो कि आपकी रिसर्च के अंदर हेल्पफुल होंगे। जिसमें सबसे पहले आपके पास रेफरेंस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। इसमें आपके पास एंड नोट, मेंडले, जोटेरो है। डाटा एनालिसिस अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो SPSS आर पैकेज और पाइथन, ये इसको आप सीख सकते हैं। प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए आप टर्निटिन या ग्रामरली को यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको कोलेबोरेशंस के लिए मूव करना है तो आप गूगल डॉक्स या ओवरलीव कर सकते हैं। इन सारे सॉफ्टवेयर्स को सीखने के लिए प्रॉपर कोर्सेज मौजूद हैं, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, या हम डिफरेंट टाइम टू टाइम इन पे डिफरेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं या कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आपको ये कोर्सेज ऑफर कर रहा है तो आप इनको सीखें, बिकॉज ये वो सॉफ्टवेयर या वो चीज़ें हैं जिनको सीखे बगैर आप रिसर्च को कंप्यूटर पे कंडक्ट नहीं कर सकते। लाइक आपको उसका राइटअप करना है, आर्टिकल लिखना है, उसके एनालिसिस करने हैं, इंटरप्रिटेशंस करनी है, तो उसके लिए सारे के सारे सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिसर्च के अंदर कुछ चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो चैलेंजेस है वो क्या है। आपको रेलेवेंट लिटरेचर को फाइंड करने के अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं। रेलेवेंट लिटरेचर को फाइंड करने के लिए आपको देखना है कि कौन से वो सॉफ्टवेयर्स हैं या कौन सी डेटाबेसेस हैं जहाँ से आपको आपका रेलेवेंट लिटरेचर मिल सकता है। सेकेंडली, आप जो डाटा सर्च कर रहे हो किसी भी एक ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर या सर्च इंजन के ऊपर, तो क्या आप राइट कीवर्ड्स के थ्रू कर रहे हो? समटाइम हमें डाटा किसी चीज़ पे चाहिए होता है तो हम रॉन्ग कीवर्ड्स को यूज़ करके उसको सर्च कर रहे होते हैं। तो कभी भी डाटा को सर्च करते हुए अपना पूरा टॉपिक उस पर नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके कीवर्ड्स को हम लिखते हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड डेडलाइंस को हम मीट नहीं कर पा रहे होते। लाइक हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत वीक होती हैं, या हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, आज करेंगे कल करेंगे। तो ये हमारे पास एक चैलेंज हो सकता है। हमारे पास फंडिंग एंड रिसोर्स लिमिटेशंस हो सकती हैं। उसके बाद एथिकल कंसर्न या अप्रूवल्स के अंदर हमारे पास कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रिसर्चर हैं और आप एक रिसर्च माइंडेड पर्सन हैं तो आप इन सारी की सारी चीज़ों के
सॉल्यूशंस भी फाइंड कर लेंगे। दीज आर नॉट बिग चैलेंजेस। आप रेलेवेंट लिटरेचर को ढूंढना भी सीख जाएंगे, आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएंगे, आप रिसोर्सेज को फाइंड करना भी, लाइक फंडिंग एजेंसीज को ढूंढना भी सीख जाएंगे, और आप एथिकल कंसिडरेशन की जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं आप उसके भी मास्टर बन जाएंगे। तो ये चैलेंजेस एक बिगिनर के लिए हैं, लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं और उसको सीखते हैं डिफरेंट चीज़ों को, और एक गहराई के अंदर जाके इन डेप्थ इनसाइट उसकी लेते हैं, तो ये सारे के सारे चैलेंजेस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इफेक्टिव रिसर्च के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि एक रिसर्चर की क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको डिस्कस करते हैं। आप एक क्यूरियस माइंडेड पर्सन होने चाहिए, और किसी भी चीज़ के बारे में आप क्वेश्चन पूछिए अपने टीचर से। लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके साथ आपको अपडेटेड रहना है। अगर जितने आप ज़्यादा लेटेस्ट रिसर्च से अपडेटेड रहेंगे, आप उतनी इनोवेटिव रिसर्च कर सकते हैं। एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल्स आपकी तभी होंगी जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस प्रैक्टिस करेंगे, और ये चीज़ें। अगर आप एनालिसिस की प्रैक्टिस नहीं करते, डाटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स को नहीं सीखते, राइटअप के अंदर नहीं जाते, तो ये चीज़ें आपकी इंप्रूव नहीं होंगी। उसके बाद आपको कोलैबोरेट करना है, और जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। अगर आप कोलैबोरेशंस करने के अंदर और नेटवर्क बिल्ड करने के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी एबिलिटीज़ नहीं है, तो इम्प्रूव दैट, बिकॉज ये आपको आपके करियर के अंदर लाइफ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है और आपको ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है। उसके बाद फ्यूचर ऑफ रिसर्च को अगर हम डिस्कस करें कि आने वाले सालों के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं रिसर्च के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उसमें सबसे पहली चीज़ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा एनालिसिस, बिग डाटा को डील करना सीखें। बिग डाटा को डील करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें। लाइक आपकी कोई भी फील्ड है, आप बायोकेमिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आप जो कुछ भी हैं, आपकी फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से रोल प्ले कर रही है, मशीन लर्निंग आपकी फील्ड के अंदर किस तरह से हेल्पफुल है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ट्रेंड्स, हम मोस्टली हमारे अंदर एक आदत होती है कि मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं तो बस बायोटेक्नोलॉजी से रेलेवेंट रिसर्च ही करूंगा। हमारे जो पुराने साइंटिस्ट हैं, लाइक जो हमारे आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स हैं या वो लोग, उनके अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर ये मैंने चीज़ देखी है। इस चीज़ के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि वो जो भी एक साइंटिस्ट अपनी फील्ड के अंदर रह के काम करता है और वो अपनी फील्ड को चेंज नहीं करता, उसको उस चीज़ का ये मिलता है कि वो अपनी फील्ड का मास्टर होता है। वो जिस भी एक फील्ड में वर्क कर रहा है, उस फील्ड में उससे बेटर पर्सन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कंपेटिबल नहीं रहते, आप मार्केट कंपेटिबिलिटी के अंदर बहुत वीक हो जाते हैं। लाइक जितने आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करेंगे, लाइक ऐसी रिसर्च सीखेंगे जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन को टच कर रही है, तो आप उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अच्छी और बेटर साइंटिस्ट बनेंगे, और आप बेटर रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम की ये नीड है। उसके बाद सस्टेनेबल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, आप इस पे वर्किंग करेंगे आने वाले टाइम, ये ऐसे समझ लें कि दुनिया के फ्यूचर है। दुनिया इस वक्त, साइंटिस्ट जो भी चीज़ वर्क कर रहे हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी, लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं, और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद ओपन एक्सेस एंड ग्लोबल कोलैबोरेशंस, पहले भी मैंने इस पे बात की। जितना ज़्यादा आपका जो है वो स्ट्रांग होगा डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट प्रोफेसर के साथ, डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ, थ्रू ईमेल, थ्रू लिंक्डइन, या थ्रू रिसर्च गेट आप उनसे कम्युनिकेट करें, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो अगर आज के सेशन से रेलेवेंट आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट ड्रॉप करें, इंशाल्लाह वी विल आंसर दैट। एंड थैंक यू सो मच। अगेन मैं ये कहूँगा कि रिसर्च को सीखें, ये आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज द फर्स्ट वेबिनार कि आप रिसर्च की बेसिक्स किस तरह से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम इस पे डिफरेंट वेबिनार की सीरीज जो है वो कंडक्ट करेंगे, और डिफरेंट वेबिनार्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद होंगे। आप टाइम टू टाइम उन्हें इनरोल कर सकते हैं और आप इसको सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।